नमस्कार, मैं हूं सुनील आलाखंडे और मेरे न्यूज़ और व्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। वंदे मातरम। मैं आज फिर से एक बार महाराष्ट्र की बात करूंगा, जहां पर दो पैरेलल केस चल रहे हैं। एक तो वो जो इटालिया के सामने एक स्कॉर्पियो में 10 जिलेटिन की रॉड लगी थी और उसके बाद में मनसुख हीरे का मर्डर हो गया था, और उसमें सचिन वाजे जो कि सुपर कोप माने जाते थे वहाँ, या जो खुद सुपर कोप बनने चाहते थे, वो उसमें गिरफ्तार कर लिए गए हैं। और अब एनआईए के हाथ में ये केस है और एनआईए उनको अलग अलग जगह पे ले जा रही है। यहाँ एक और महत्वपूर्ण डेवलपमेंट इसमें ये हुआ है कि कोर्ट ने जो मनसुख हीरे का जो केस है, मर्डर केस, वो भी अब एटीएस से निकाल कर एनआईए को दे दिया है। तो यानी एनआईए जो एक सेंट्रल की एजेंसी है, और एक बात इसमें बहुत महत्वपूर्ण ये है कि एनआईए का जो रेट है, सक्सेस रेट, या वो करीब करीब 90% है। तो इसमें केस में भी मानिए कि एनआईए इसकी तह तक जाएगा और ज़रूर जो भी कल्प्रिट है उसको कानून के सामने लाएगा और सज़ा दिलवाएगा। तो ये तो एक केस है जो महाराष्ट्र में चल रहा है। दूसरा है परमबीर सिंह का लेटर बॉम्ब। उन्होंने जो चिट्ठी लिखी थी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को, जिसमें उन्होंने लिखा था कि सचिन वाजे से 100 करोड़ रुपीस पर मंथ की वसूली का आदेश दिया था, या जो भी कहें उसको, आदेश कहें, रिक्वेस्ट कहें, या जो प्लानिंग कहें, जो अनिल देशमुख गृह मंत्री ने दिया था उसके बारे में। उसमें परमवीर सिंह जो कि सुप्रीम कोर्ट में गए थे, और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने आधी अधूरी एक जो रेट पिटिशन लगाई थी, जो उसका मालूम था कि सुप्रीम कोर्ट उसको रिजेक्ट करने वाला है, जानबूझ के शायद उन्होंने लगाई थी ताकि एक केस भी नहीं बने और कुछ टाइम भी मिल जाए। उसके बाद उसमें परिवर्तन उन्होंने हाई कोर्ट में, अब वो हाई कोर्ट पहुँचा। हाई कोर्ट ने अभी तक कोई इसमें निर्णय नहीं लिया है। उन्होंने अनिल देशमुख के खिलाफ उनके द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच की मांग की थी। इसके अलावा एक और महिला आईपीएस ऑफिसर ने भी एक रिपोर्ट दी थी, जिसमें मास ट्रांसफ़र पुलिस के, या पुलिस ट्रांसफ़र को पैसा लेके ट्रांसफ़र करने का जो आदेश थे करीब 50 पुलिस ऑफिसरों का था, उस पर भी एक रिपोर्ट थी। और यह रिपोर्ट वो बताती है कि उन्होंने मुख्यमंत्री को सौंप दी थी। और परमवीर सिंह भी कहते हैं कि उन्होंने जो सचिन वाजे से अनिल देशमुख की मांग थी 100 करोड़ रुपए पर मंथ की, उससे भी चीफ सेक्रेटरी और मुख्यमंत्री को अवगत करा दिया था। यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि सब बोल रहे हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे इस मामले में कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। इसका सीधा सीधा कारण है उनका एडमिनिस्ट्रेशन पे कोई खास कंट्रोल नहीं रहा होगा, और दूसरा उनमें के पास बोलने के लिए भी कुछ नहीं होगा। वो केवल वेट एंड वॉच की स्थिति में है और कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से चुप रहने से ये टाइम के साथ साथ ये संकट टल जाए। अब जो पहला केस है, वाजे का केस है, जनरली ये पत्रकार, मीडिया, ये सब इसको इस तरह से ले रहे हैं क्योंकि बीच में इसमें जो विपक्षी नेता हैं फडणवीस, देवेंद्र फडणवीस, जो फैक्ट के साथ साथ सीधी सीधी बात करते हैं, घुमा फिरा के बात नहीं करते हैं। उन्होंने भी अपनी एक रिपोर्ट दी केंद्रीय गृह मंत्रालय में, और फिर उसने राज्यपाल से भी मुलाकात की, और तो उन्होंने भी कहीं पर भी इस सरकार को डिसमिस करने की बात नहीं की। तो ऐसा इम्प्रेशन जो मीडिया दे रहा है कि ये जो सारा प्रपंच है ये इसलिए रचा गया है कि इस सरकार को गिराया जा सके, मुझे नहीं लगता। और कई वरिष्ठ पत्रकारों का भी ये मानना है कि ये जो पूरा प्रपंच चल रहा है, ये दोनों अलग अलग केस हैं, या फिर ये कहें कि पहले केस को, जो अंटालिया के अंदर जो बाहर उसके घर के बाहर जो कार में जिलेटिन लगाई थी, एक्सप्लोसिव लगाए थे, उसको कवर अप करने की, उससे ध्यान में हटाने के लिए परमवीर सिंह ने ये एक लेटर बॉम्ब दिया। अब परमवीर सिंह का भी इसमें 3 खिलाड़ी हैं जो मेन, वैसे तो एक 4 तरह चेस है जिसमें 4 प्लेयर खेल रहे हैं। उसमें एक कांग्रेस है, एनसीपी है, शिवसेना है, और अब बीजेपी भी है, जो कि एक्चुअली एक नॉन प्लेइंग, जो नॉन हिस्सेदार है, मतलब नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लेयर है एक तरह से। और ये 3 बाकी जो इसमें पार्टिसिपेटिंग है। इसमें परमवीर सिंह का अभी तक ये पता नहीं चला है कि वो किसका मोहरा है, किसकी तरफ से वो चाल चल रहे हैं। अभी तक लग रहा था कि वो शायद कांग्रेस की तरफ से चाल चल रहे हैं, अब कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि वो शिवसेना की तरफ बात कर रहे हैं। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक डाउट पैदा किए हैं कि जो संजय राउत हैं वो शिवसेना नहीं, शरद पवार के लिए खेल खेल रहे हैं।
तो काफ़ी कुछ गोलमोल चल रहा है और यहाँ जितना हो सके कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि केंद्रीय में जो नेतृत्व है बीजेपी का, नरेंद्र मोदी, अमित शाह कंबाइंड का, वो इन सब से बहुत ऊंचा है। इसी बीच एक अफवाह और आई थी, एक गुजरात के एक छोटे से पत्र ने कहीं कोने में खबर दी थी कि एक शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल गांधीनगर में के किसी फार्म हाउस में अमित शाह से मिले थे। इसका उन दोनों ने भी खंडन नहीं किया है और यहाँ तक कि जो उनके स्पोक्स पर्सन है, एक नाम याद नहीं रहा, मुस्लिम है, मंत्री भी हैं, उन्होंने एनसीपी के, उन्होंने तो खंडन किया था कि कोई मुलाकात ही नहीं हुई तो उसकी डिटेल्स की क्या बात करें। और इस मुलाकात के तुरंत बाद, तथागत मुलाकात के तुरंत बाद शरद पवार हॉस्पिटल में भर्ती हो गए और वो 8-10 दिन तक वहाँ उनका कोई ऑपरेशन होगा पेट का, उसमें वहाँ रहेंगे और 8-10 दिन तक वो किसी राजनीतिक गतिविधि के लिए डायरेक्टली अवेलेबल नहीं रहेंगे। तो ये भी उनके, जैसा कि घाक मानते हैं, ये वास्तव में बीमार हैं, भगवान करे वो जल्दी स्वस्थ हों, लेकिन ये भी एक उनकी राजनीति की एक चाल हो सकती है कि वो चुप रहें। हालांकि उनका भी शायद ये एम था कि केंद्र सरकार इस सरकार को, महाराष्ट्र सरकार को डिसमिस कर दें। तो ऐसे में ये नरेंद्र मोदी और शाह इनके झांसे में आने वाले नहीं हैं। वो अगर चाणक्य हैं तो महाचाणक्य हैं। अब बात करते हैं वापस से एंटालिया के जो बम की। ये एक कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश है और इस साजिश में कन्फ्यूज़न कहीं ना कहीं शरद पवार का रोल हो सकता है, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। क्योंकि पुराना रिकॉर्ड देखा जाए तो ये भी शरद पवार पर आरोप लगाए गए थे कि दाऊद को भगाने में उनका हाथ था। हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं है। एक और बात थी कि एक जो शार्प शूटर था सेना का या बॉम्बे अंडरवर्ल्ड का, उसको दिल्ली से भी उसको उठा के लेके आए थे महाराष्ट्र पुलिस शरद पवार के कहने पे, ताकि उसको शायद ऐसा कोई प्लान था कि उस पर्टिकुलर बंदे को, शायद नायक उसका नाम था, उसको पाकिस्तान भेजा जाना था अजीत डोवाल जो आज के सुरक्षा सलाहकार हैं उनके द्वारा, और वहाँ पर उसको शायद दाऊद इब्राहिम को निशाना बनाना था। तो ये सब चूँकि पता लग गया था, इसलिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उस पर्टिकुलर शॉर्प शूटर को वहाँ से उठवा लिया। हालांकि इसका विरोध किया था अजीत डोवाल ने। तो ये सब पूरा का पूरा एक जो है अंतर्राष्ट्रीय गिरोह है, या इसमें कौन शामिल है, पर डेफिनेटली ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। और इसको भटकाने के लिए, इसमें जांच को भटकाने के लिए परमवीर सिंह से कहा लाया गया। अब परमवीर सिंह शुरू में कांग्रेस का था, फिर लगता है कि शिवसेना का, अभी वर्तमान में लग रहा है कि वो शिवसेना के मोहरे, और हो सकता है कल पता लगे कि वो नहीं, शरद पवार के कहने पे ही उन्होंने इस पूरी चीज़ को उलझाने की कोशिश की। अब एक और बात जो निकल के सामने आ रही है कि वो शरद पवार क्यों नहीं अनिल देशमुख से इस्तीफ़ा ले लेते हैं। तो वहाँ पर वही बात है कि अगर शरद पवार उससे इस्तीफ़ा तो लेंगे, तो जिस तरह से परमवीर सिंह ने हटाए जाने पर इतनी सारी बातें कही, अनिल देशमुख क्या क्या कहेंगे, ये एक डर है जिसकी वजह से शायद शरद पवार एक अपने पार्टी के आदमी को निकालने से बच रहे हैं। और अब तो चूँकि वो एकदम सीन से ही हट गए हैं, उनको कुछ करना ही नहीं है। इसका बहुत अच्छा बहाना उनकी बीमारी है, उसका कवरअप में मिल गया है उनको, तो सारा वहीं घूमता रहेगा। और एक और बात जो कुछ लोग कहते हैं कि जो शाह और शरद पवार की मीटिंग जो तथाकथित रूप से अहमदाबाद में हुई, गांधीनगर में हुई, और इसका शाह ने भी कोई खंडन नहीं किया, उसने इसको टाल दिया। मतलब एक तरह से उन्होंने भी एक अपनी तरफ से गोखली फेंक दी पत्रकारों के लिए और आम जनता के लिए। तो ये बताते हैं कि इसमें ये सारा जो काम प्रपंच चल रहा था, जो अनिल देशमुख के विरुद्ध जांच होनी थी, इस पर से ध्यान हटा 2 दिन से कम मीडिया और लोगों का ध्यान हटा, और इसके पीछे इन दोनों में क्या शरद पवार खेल कर गए इसका भी कुछ पता नहीं है। और उसके बाद वो एकदम सीन से टेम्पररी हट गए हैं। तो बहुत मामला रोचक होता जा रहा है, और इसका क्या अंत होगा अभी ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन वर्तमान में आप ये निश्चित रहिए कि केंद्रीय सरकार में मोदी और शाह कंबाइंड राष्ट्रीय सुरक्षा पर
बिल्कुल भी समझौता नहीं करेंगे और वो तथ्यों को सामने लाएंगे, हालांकि भले पब्लिक डोमेन में आए नहीं आए। और शायद ये एक बहुत अच्छा मौका मिला है केंद्रीय सरकार को या भारत सरकार को या क्या है कि महाराष्ट्र को, कि वो मुंबई से ये जो पुलिस में जो फैला हुआ गंदगी है और जो विदेशी ताकतें जो कि कुछ पॉलिटिशियंस के कोलैबोरेशन से मुंबई में दिक्कत पहुंचाती है और उसका नतीजा भी दूसरे शहरों पर भी पड़ता है, उनको साफ करने का एक मौका है। इसी बीच कुछ आपको शायद ये भी मालूम होगा कि कर्नल पुरोहित को 2008 में गिरफ्तार 8 या 9 में गिरफ्तार किया गया था, और वो एक बहुत बड़े मतलब जासूस थे जिन्होंने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पाकिस्तानियों के जो ISS के जो कार्यकलाप थे उन पर रोक लगा रही थी। और जैसे ही उनको गिरफ्तार किया गया उसके कुछ दिनों बाद ही मुंबई में 9/11 हो गया था, 9/11 हो गया था, बहुत बड़ा कांड हो गया था। तो इससे लगता है कि काफ़ी कुछ गोलमाल है। तो जैसे जैसे इसकी पूर्ति करेंगे हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप मेरा चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए इसको और इसको शेयर कीजिए अगर आपको अच्छा लगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी।